मोहम्मद घोरी के भारत पर आक्रमण की चर्चा कर रहे थे पिछले 2 एपिसोड से। उसमें हमने उसके उद्देश्यों को देखा और ये देखा कि किस तरह मुल्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात पर आक्रमण करता है। पंजाब में छल कपट की नीति अपनाता है और उसमें 3 बार आक्रमण करके जब हारता है समझ में नहीं आता, चौथी बार वो छल कपट का सहारा लेता है और वो जीत लेता है। और फिर इसके बाद तराइन के पहले युद्ध को देखा जिसमें वो हार गया था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध देखा जिसमें फिर वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो छल कपट का काम करता है और फिर छल कपट से तराइन का दूसरा युद्ध जीत लेता है। और जैसा कि इसके पहले चर्चा में था कि किस तरह पृथ्वीराज का अंत हुआ ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि उसके जो टकसाल से सिक्के मिले हैं एक ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य जिससे लगता है कि नहीं वो जीवित था और कहीं न कहीं समझौता हो गया होगा और कुछ समय तक ही जीवित रहा, लेकिन इतना स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। अब बात करते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम क्या रहा। देखिए, परिणाम अगर देखते हैं तो ये दोनों साइड से परिणाम देखें तो दोनों साइड से कुल मिला के परिणाम बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, बहुत ही परिवर्तनकारी रहा, युगांतरकारी रहा। क्योंकि अब यह हो गया कि इतना बड़ा राज्य को हराने के बाद गोरी में उत्साह का वर्धन हो गया। दूसरा, हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर, दिल्ली, ये सब क्षेत्र उसके सीधे उसके अधिकार में आ गए क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था पृथ्वीराज चौहान और उस पर कब्जा किया। तो उत्साहवर्धन के साथ उसको बहुत बड़ा साम्राज्य भी मिल गया। उसको एक और बात जो चालू होती है कि विदेशी और विदर्भी मुसलमानों के आधिपत्य से परतंत्रता का जो सिलसिला चालू हुआ भारत के लिए वो 1947 तक चलता रहा। यानी मुसलमानों के आक्रमण का क्रम अब लगातार चलता रहा और अब लगातार भारत के ऊपर कब्जा करते रहे। यह अलग बात है कि 1947 तक भी पूरे भारत पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी प्रयास इनका खूब रहा और बहुत अधिक बड़े भूभाग तक ये पहुंच गए मुग़लों के काल तक। तो यह एक परिणाम इनके सामने आता है। एक ये भी आ जाता है कि अब इनको मुसलमानों को भारत में अपनी सत्ता के प्रसार करने का एक मार्ग मिल जाता है। और जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि भारत विजय निश्चित हो गई। यह इतिहास में पहली बार गोरी ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। दूसरी तरफ से देखें, अगर हम गोरी की तरफ से नहीं, अगर हम राजपूतों की तरफ से देखें तो राजपूतों के जैसे गोरी की उत्साहवर्धन हुआ, उसके विपरीत राजपूतों में हतोत्साहित होने लगे। इनकी महत्वाकांक्षाओं का, राजपूतों के महत्वाकांक्षाओं का अंत हो जाता है। सैनिक राजनीतिक दृष्टि से ये पीछे हो जाते हैं और ये आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते और असंगठित लड़ते हैं। असंगठित होकर लड़ने से ये हारते रहते हैं। और परिणामों में देखते हैं कि इसमें राजपूत से सूरवीर सैनिकों के बहुत सारे प्राण हर लिए गए। और जैसा कि इसके आक्रमण का जो मेन उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना, इससे यहाँ बहुत बड़ी धन संपत्ति की क्षति हुई, वो लूट के ले गए। सांस्कृतिक रूप से देखें तो यहाँ पर जो मंदिर को नष्ट किया गया, बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, जैन मूर्तियों को तोड़ा गया, इससे कलात्मक और सांस्कृतिक क्षति हुई, हमारे टेक्नोलॉजी की क्षति हुई। और इस्लाम राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई कि एक संस्कृति को अंत करने का एक प्रयास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जैसे
स्मिथ लिखते हैं कि 1200 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह बहुत धुंधले और स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। या मजुमदार कहते हैं कि इस पराजय ने पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ले दिया। वास्तव में ये बहुत खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये तो संक्षेप की बात थी। अब हम आगे और बात चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय विजित क्षेत्र का शासक बना दिया जाता है। यह है यहाँ से जाते समय। और अब अजमेर का पृथ्वीराज का राज्य पूरा इस्लाम या मुसलमानों के कब्जे में आ गया। भारत से वापस लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया और गोरी के भारत से जाते ही पंजाब के राजपूतों ने तुर्क सेना को घेर लिया। अभी ऐबक यहाँ का प्रशासकीय अधिकारी था। इसने राजपूतों को परास्त किया, भगाया। और इसी समय अवसर देख करके पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने भी अजमेर में विद्रोह कर दिया और उसने अपने भतीजे और तुर्क अधिकारियों को अजमेर से भगा दिया। ऐबक ने फिर से अधिकार किया और गोविंद राज को बैठा दिया दिल्ली पर। इस समय दिल्ली में तोमर शासक थे। उन्होंने भी गोरी के विरुद्ध विद्रोह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक तेज़ी से दिल्ली की तरफ बढ़ता है और उसे भी कुचल देते हैं। और उसे दिल्ली ऐसा पसंद भी आया कि उसने उसे ही अपना मुख्य केंद्र बना लिया, जो आगे चल कर के राजधानी के रूप में काम करने लगा। और पहले मुसलमानों की राजधानी बनी, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने बनाया, फिर अब भारत की राजधानी बनी। तो एक तरह से 1193 ईस्वी से ही ये राजधानी के रूप में सामने आ जाती है। अब बात करते हैं कि जब ये वहाँ आक्रमण कर लेता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा राज्य है उस पर अधिकार करने का, कन्नौज पर, और यह कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 ईस्वी में। और यहाँ एक विशाल सेना लेकर जब आता है तो यहाँ जयचंद सामने होता है और जयचंद ने अब बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, सामना किया। यह युद्ध जो हुआ था, यह इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी के तट पर चंदावर नामक स्थान पर हुआ था। और इस चंदावर के युद्ध में गोरी को भागने की स्थिति आई, लेकिन उसी समय दुर्भाग्य से जयचंद की आंख में तीर लग गया और वो हाथी पर लड़ रहा था बैठ करके। हाथी का जो हौदा है उसी में वो गिर जाता है। गिरते ही जो सैनिक थे इसके साथ के, उन लोग ये समझने लगते हैं कि हमारा राजा मारा गया, और बिना राजा के सैनिक भागते हैं। ये यहाँ भी भागे सैनिक, और उससे इनको अब संहार करने का, नरसंहार करने का या विपक्ष या हिंदुओं को मारने का अवसर मिल गया और ये बहुत आसानी से कब्जा कर लेते हैं। अब ये जो गढ़वाल राज्य था, गढ़वालों पर आक्रमण करके जो कब्जा करते हैं, यह अब इनका क्षेत्र विस्तार काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनका राजकोष भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गढ़वाल भी जयचंद के बाद सबसे बड़ा राजा था उत्तर भारत का। बहुत अधिक धन संपत्ति थी, विशाल राजकोष था, बनारस तक इसके क्षेत्र थे। तो पूरा एक तरह से यूपी लगभग पूरा इसके कब्जे में था, पूरा इसके अधिकार में आ जाता है गोरी के। और ये बनारस तक पहुंचता है और वहाँ मंदिरों को लूटता है, मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। और
यह युद्ध जो जीतता है, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि जब ये लड़ाई लड़ा जयचंद, तो इसका साथ देने के लिए फिर भी कोई नहीं आया, जबकि उसके पहले पृथ्वीराज हार चुका था। वास्तव में इतने टुकड़े हो चुके थे भारत के, अंदर में इतने लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे और आपस में इतने असंगठित हो गए थे कि यह संगठित हो ही नहीं सकते थे। और जैसे कि जब पृथ्वीराज लड़ाई लड़ रहा था तो जयचंद ने साथ नहीं दिया, वैसे ही जब जयचंद लड़ाई लड़ रहा था तो किसी दूसरे ने इसके साथ नहीं, कोई साथ देने नहीं आया। तो अब यह स्थिति बन जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा विद्रोहियों का दमन किया जाता है। बहुत सारे विद्रोही आ जाते हैं। वे जितने अब की बार जो विद्रोह हुआ, पहले जो विद्रोह हुए थे उसको हमने देखा था कि पंजाब के विद्रोह थे, राजस्थान के विद्रोह थे, दिल्ली के विद्रोह थे। 3 विद्रोह मेन रूप से इसके पहले थे। और अब जो विद्रोह हुए वे अलीगढ़ से चालू होते हैं, कोल क्षेत्र से अलीगढ़ से चालू होते हैं। अलीगढ़ में पहला विद्रोह उठ खड़ा होता है, इसे उसको चलता है ऐबक। फिर अजमेर में हरिराज फिर से झंडा खड़ा करता है, इसे फिर वहाँ दबाने के लिए जाता है। और जब ऐबक दिल्ली की तरफ बढ़ा तो चौहान सेना को परास्त करके उसने खदेड़ दिया बीच में और हरिराज को दुर्ग में घेर लिया। धीरे धीरे जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो हरिराज को दुर्ग से निकलने का चारों तरफ से ऐबक ने घेर दिया है, तो वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने साथियों के साथ चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देता है। अजमेर दुर्ग पर ऐबक का अधिकार हो जाता है और अजमेर के शासन की व्यवस्था के लिए एक तुर्क सूबेदार बना देता है और पृथ्वीराज का पुत्र जो था उसे रणथंभौर के दुर्ग के पास भेज दिया जाता है, रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया जाता है। अब अजमेर सीधा तुर्कों के शासन में हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी बयाना पर आक्रमण करता है और बयाना पर वहाँ आसपास के क्षेत्रों को जीतता है। यहाँ भी कहते हैं भट्टी राजपूतों का शासन था। आप ध्यान रखें, एक बार पहले भट्टी राजपूतों की चर्चा हमने की थी शुरू में जब सिंध मुल्तान की चर्चा कर रहे थे। भट्टी राजपूत यहाँ फिर बयाना में राजपूत होते हैं। वास्तव में भट्टी राजपूत वहाँ तो काल्पनिक था, कहानी लिखी गई थी, यहाँ वास्तव में भट्टियों का शासन था। उनके 2 दुर्गों पर तहनगढ़ और विजय मंदिरगढ़ पर ये बहुत आसानी से कब्जा कर लेता है। लेकिन जब बयाना पहुंचता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष के बाद भी वहां अधिकार कर ही लेता है। तो ये बयाना पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह ग्वालियर की तरफ चलता है और ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए घेराबंदी कर लेता है। ग्वालियर लंबे घेराबंदी के बाद जब सफलता नहीं पाता तो वहाँ राजपूत राजाओं के साथ संधि कर लेता है और ग्वालियर के राजा ने भी वार्षिक कर देने का वादा कर लिया। और वापस लौटने से पहले गोरी ने बहाउद्दीन को बयाना का अधिकारी बना दे दिया और ग्वालियर पर उसे कहा कि दबाव बनाए रहो। बहाउद्दीन से कहा कि तुम ग्वालियर पर दबाव बनाए रहो और बयाना का उसे अधिकारी बनाया। बार बार वो बहाउद्दीन अब परेशान करने लगा ग्वालियर शासक को। यद्यपि ग्वालियर नरेश ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, संधि एक तरह स्वीकार कर ली थी और कर भी दे रहा था, फिर भी इतना तंग किया कि 1197 ईस्वी में ग्वालियर के राजपूत शासक ने ग्वालियर का सुदृढ़ दुर्ग तुर्कों को सौंप दिया। और इससे अब निश्चित तौर पर तुर्कों के पास एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र मिल गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात के अभियान पर चलता है। मुख्य कारण उसका है भीमदेव, जो तुर्कों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को विद्रोह करने के लिए उकसाता था, सहयोग देता था। वह सहयोग दिया था अजमेर की सेनाओं को जब अजमेर में विद्रोह हुआ था। और घमासान युद्ध के बाद ऐबक को भागकर अजमेर की दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। उस के बाद से गजनी से एक नई सेना आने के बाद जब ये मुक्त होता है तो वह
गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गोरी ने फिर अपना सेना लेकर के तैयारी करके चल देता है और यहाँ भीमदेव ये द्वितीय डटकर मुकाबला करता है और फिर भी मुसलमान जीत जाते हैं और गुजरात को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे आदमी मारे गए, यहाँ जनता को मारा गया, सामान्य निरीह जनता भी। और भीमदेव अपना जंगलों में भाग जाता है और विजयी सेना जो मुसलमानों की थी वो अनहिलवाड़ पहुँच करके उसको बहुत सारा लूटती है, मंदिरों का विध्वंस करते हैं, बहुत सारे भवनों को नष्ट करते हैं और एक तुर्क अधिकारी नियुक्त करके गोरी वहाँ से वापस आ जाता है। यद्यपि उसके लौटते ही राजपूतों ने फिर संगठित होकर तुर्की अधिकारी को भगा दिया और फिर से अनहिलवाड़ पर भीमदेव का अधिकार हो जाता है। आज इतना ही करते हैं, फिर अगले क्रम में और विजयों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।